नमस्ते जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी में लेंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जय प्रकरम और जय प्रकरम हम लोग आज पोषण को पढ़ने वाले हैं। और ये जो आज हमारा है ना पार्ट नंबर 7 है, यानी कि पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक देख चुके हैं। आप यहाँ पर बोले हमारा 6 क्लास हो चुका है। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वैसे देख लेना, ताकि ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग दांत के प्रकार तक पढ़ चुके थे। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, दांत का प्रकार तक पढ़ चुके हैं। दांत का प्रकार तक पढ़ चुके थे कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सॉरी, दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के हमारा 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कर्तनक, होता है वेदक, होता है चौवर्णक, होता है अग्र चौवर्णक हमारा होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसे आगे के कंसेप्ट को समझने की प्रयास करेंगे। जिसमें आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा हमारा पहला टॉपिक दंत अस्थिक्षय। क्या है, दंत अस्थिक्षय। देखिए दंत अस्थिक्षय होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी मिठाई खाते हैं, कभी बिस्किट खाते हैं, कभी चॉकलेट खाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को खाने के बाद ये सभी चीज़ों की थोड़ी सी मात्रा हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। क्या होती है, हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। और चिपकने के बाद क्या होते हैं, कुछ बाहरी बैक्टीरिया होते हैं जो उन मतलब चिपके पदार्थों पर क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद अम्ल बनाते हैं। और ये अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों का खराब करने लगते हैं, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, पीलापन पड़ने लगता है। इसे ही क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। आइए इनके देखते प्रयास करेंगे। लिखा गया है कि जब हम कोई भी मीठी चीज जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई आदि खाते हैं तो वह हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, जिस पर बैक्टीरिया क्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जिससे दांत खराब होने लगते हैं। इसीलिए दांतों का खराब होना दंत अस्थिक्षय कहलाता है। होता क्या है कि जब हम लोग चॉकलेट, आइसक्रीम या अन्य मीठी पदार्थों को जब हम खाते हैं तो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उन पर क्रिया करते हैं, उनको खाने लगते हैं और खाते खाते वहाँ पर अम्ल का निर्माण करते हैं। और अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों को खराब कर देता है। दांतों का खराब होना ही दंत अस्थिक्षय कहलाता है। हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो देख लिया हम लोग कि दंत अस्थिक्षय क्या होता है। और जब इससे आगे देखेंगे, देखिए जब हम लोग दंत अस्थिक्षय होता है तो अब देखिए दंत अस्थिक्षय जब हमारा दांत को खराब करने के लिए कोई तो हो रहा है दांत खराब, तो उनको रोकने के लिए कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे हम क्या करें, अपने दांतों को खराब होने से बचा सके। तो उसका क्या उपाय है, तो हम लोग जो दंत मंजन करते हैं उसे दंतमंजन हम लोग करते हैं, ये या दंतमंजन करते हैं, या बबूल का पेड़ हो गया, बबूल का दातुन करते हैं, या नीम का दातुन करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अम्ल प्लस क्षार जब मिलते हैं तो लवण करने का मतलब है कि उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमारे दांत में क्या होते हैं, दांत में अम्ल होते हैं। और दंतमंजन में क्या होते हैं, दंतमंजन में क्षार होते हैं। और दोनों मिलकर क्या होते हैं, लवण बनाते हैं। यानी कि लवण को क्या बोलते हैं, लवण को उदासीन विलयन बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे क्या होती हैं, दांतों की रक्षा होती है। तो यदि पूछा जाएगा प्रश्न कि दंतमंजन प्रायः होते हैं, तो दंतमंजन क्या होते हैं, तो दंतमंजन क्षारीय होते हैं। ठीक है, से हो गया। दंतमंजन हम लोग क्या बताएंगे कि दंतमंजन जो हमारा होते हैं वो हमारा दंतमंजन क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग देख लिए कि दंतमंजन क्षारीय होता है। तो यहाँ पे लिख मिलती है कि दंतमंजन प्रायः क्षारीय होते हैं। दंतमंजन और प्रायः क्या होता है, क्षारीय होते हैं। देखिए
अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, होता क्या है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मान चलिए हम किसी रोटी को टुकड़ा को क्या किए, ग्रहण किए, रोटी को टुकड़ा को ग्रहण किए, रोटी का टुकड़ा को ग्रहण करते हैं, फिर इसे मुख में डालते हैं, और मुख में क्या करते हैं, दांतों की तरह से कुचूट मतलब साफ तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, साफ इसे अच्छी तरह से तोड़ देते हैं। और तोड़ने में क्या होता है, हमारा लार का भी प्रयोग होता है। देखिए मुंह में क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, लार जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे लिखे भी हैं कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये लार ग्रंथियां करती क्या है, कुछ लार का स्राव करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं या कुछ भोजन के कुछ अन्य पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या करते हैं, पाचन करने का, छोटे छोटे भागों में तोड़ने की काम करती है। कौन, तो मुंह गुहा में जो कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो। ठीक है, ये तो हो गया। तो लिखे है कि मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होते हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कोई दिक्कत नहीं। पहला हमारा क्या है, पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, क्या, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा हम होते थे सब लिंगुअल लार ग्रंथि। मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ये तो हमारा हो गया। अब होता क्या है कि तीनों से तो लार स्रावित हुआ, तीनों में से लार स्रावित होने के बाद एक प्रमुख एंजाइम होता है। इन सभी एंजाइमों में एक प्रमुख एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। मुंह गुहा का प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन होता है। यहाँ पर लिखे हैं कि मुख गुहा का प्रमुख एंजाइम टाइलिन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मुख गुहा का जो सबसे प्रमुख एंजाइम होता है, क्या होता है, तो टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन होता है। और टाइलिन हमारा क्या करता है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुख गुहा में भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका पाचन टाइलिन एंजाइम करता है। कौन करता है, तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मुंह गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ तक हो गया। देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लगे कि मुंह गुहा में आ गए, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अब हम लोग इसे नीचे जाने की प्रयास करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग तो यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक के ऊपर के भाग को देख चुके हैं, ब्रेन को छोड़ करके बाकी सबको देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करें, यहाँ जो हमारा होता है यही हमारा लार ग्रंथि होती है, और इसी के बगल बगल में नीचे ऊपर चारों तरफ मिला करके 4 लार ग्रंथि होती है। ठीक है, अब यहाँ तक लोग तो देख लिए। अब हम लोग इसे नीचे के देखेंगे। देखिए होता क्या है कि जो यहाँ से जो नीचे के जो भाग होती है, इसे बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलती हैं, ग्रासनी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ग्रासनी। और जो ग्रासनी हमारा होती है 2 भाग में बटी होती है। ग्रासनी कितने भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। एक हमारा होती है निगल द्वार और दूसरा होती है कंठ द्वार। आप लोग इतना याद रखिए, ग्रासनी बोलिए या ग्रास नली बोलिए। क्या बोलिए, ग्रासनी बोलिए या ग्रास नली बोलिए। तो जो ग्रासनी या ग्रास नली जिसे हम लोग फेनिक्स कहते हैं, ग्रासनी हमारा कितने भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। पहला हमारा निगल द्वार, दूसरा हमारा कंठ द्वार होता है। देखिए निगल द्वार में क्या होता है, निगल द्वार में हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और कंठ द्वार में हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं। निगल द्वार में क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और जो कंठ द्वार होता है हम लोग सांस ग्रहण करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, केवल निगल द्वार के बारे में पढ़ेंगे। कंठ द्वार के बारे में हम लोग अगले चैप्टर जब हम लोग श्वसन पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हिंट्स मिलकर रहे उनको देख लेते हैं। लिखा गया है ग्रासनी यानी कि फेरिंक्स, यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है जिसमें 2 छिद्र होते हैं। मुख गुहा हमारा ये हो गया, और इसका पिछला भाग क्या होता है, ग्रासनी होता है, और इसके 2 छिद्र होते हैं। पहला हमारा निगल द्वार, पहला हमारा क्या होता है, निगल द्वार, जो आहार नाल का अगला भाग ग्रास नली में खुलता है। और ये निगल द्वार किस में खुलता है,
आहार नाल के जो अगला भाग ग्रास नली में खुलता है। दूसरा हमारा क्या हो गया, कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार में आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। सबसे पहले आप लोग इतना याद रखिए कि जो निगल द्वार होता है आहार नाल में खुलता है, भोजन की रास्ता में खुलता है, और जो कंठ द्वार होता है वो श्वास के रास्ता में यानी कि सांस लेने की रास्ता में खुलता है। सिंपल याद रखिए कि दो सांस होते हैं, दो छिद्र होते हैं, ग्रासनी में दो छिद्र होते हैं। एक हमारा होता है भोजन को ग्रहण करने वाला, दूसरा हमारा होता है वायु को ग्रहण करने वाला। तो जो वायु को ग्रहण करने वाला द्वार होता है उसे कंठ द्वार बोलते हैं। जो सांस और जो हवा सॉरी जो भोजन ग्रहण करने वाला होता है उसे लोग निगल द्वार कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लेंगे। अब होता क्या है कि जो निगल द्वार होती है, ये मान लीजिए हमारा निगल द्वार आ गया, इसी पर एक पट्टी जैसी रचना होती है। जिस प्रकार मान चलिए हमारा एक छिद्र हो गया और यहाँ पे दो पट्टी से रचना चाहेंगे, ठीक है। तो निगल द्वार पर क्या होती है, कंठ द्वार पर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, निगल द्वार और कंठ द्वार हो गया, और ये हमारा क्या पट्टी जैसी रचना हो गया जिसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर एपिग्लोटिस, 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 एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। अब होता यह है, आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। यहाँ तो लिख दिया गया है। अब होता यह है, आखिर कारण इन एपिग्लोटिस का कार्य क्या है, क्या है। अब हम लोग तो जान गए कि भाई कंठ द्वार के द्वार पर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंठ द्वार सॉरी एपिग्लोटिस बोलते हैं। फिर एपिग्लोटिस का कार्य क्या है, ये तो जानना जरूरी है ना कि एपिग्लोटिस तो है, फिर उसका कार्य क्या है। देखिए तो एपिग्लोटिस का हमारा कार्य क्या होता है। मान के चले कि यदि हम ऐसा समझे कि यदि एपिग्लोटिस हमारे बॉडी में नहीं हो तो क्या होता। मान के चलिए कि हम लोग भोजन भी मुंह से करते हैं, श्वास भी मुंह से लेते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं। तो हम लोग अपवाद में मतलब मुख्य रूप से मुंह मानते हैं, ठीक है, मुंह। तो आखिर हम तो सांस लिए, ठीक है, तो ये जाएगा कहाँ पे, एक ही नली अंदर जाने के लिए, एक ही नली है, एक ही नली पड़े मतलब होता है क्या है कि भोजन भी जाता है, श्वास भी जाता है। तो यदि हम लोग भोजन भी एक किए और श्वास भी लिए, तो आप बताइए यदि नहीं होता तो भोजनवा हमारा जो भातवा होता वह कंठ द्वार में नहीं घुस जाता। आप कभी कभी देखे होंगे कि जब भोजन खा रहे होते हैं और बात किसी कर रहे होते हैं तो अचानक हम लोग को सरक जाता है, क्या आता है, हिचकी आने लगता है, सरक जाता है। अब ये होता क्यों, क्योंकि जो हम लोग भोजन तो ग्रहण किए, यहाँ पे यहाँ तक ले भात आया, यहाँ तक ले भोजन आया, तभी हम लोग हवा का यहाँ तक ला गया। अब जो एपिग्लोटिस सब कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई हम किधर जाए, उधर जाए कि इधर जाए, बिल्कुल कंफ्यूज। जब कंफ्यूज होगा तो बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है। क्या होता है, बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि हम किसको ढके, भात वालों को ढके और हवा को जाए दे कि हवा वाली को ढके कि भातवा के जाए दे, कंफ्यूज होगा ना। अब इसी प्रकार क्या होता है, जो भातवा होता है हमारे हवा वाले रास्ते में, नाक वाले रास्ते पर चला जाता है, और हम जो छींकते हैं तो मारते हैं फटाक से, गोली की तरह भात निकल करके भाग जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रकार हमको हिचकी भी जाता है। क्या आता है, हिचकी भी आता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है, भोजन आए तो कंठ द्वार को बंद करना और हवा आए तो निगल द्वार को बंद करना, ये क्या होता है, एपिग्लोटिस का कार्य होता है, ठीक है। ये तक समझ गए। अब इससे हम लोग आके देखने की प्रयास करते हैं। देखेंगे आगे हमारा क्या है, ग्रास नली। हम लोग पढ़े हुए थे कि जो ग्रासनी होते हैं, ग्रासनी दो भागों में बटा होता है। पहला हमारा होता है कंठ द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार, ठीक है। और जो हमारा कंठ द्वार होता है, सॉरी जो निगल द्वार होता है, वो कहाँ पे जाकर खुलता है, तो ग्रास नली में खुलता है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, ग्रास नली। तो क्या देखेंगे, ग्रास नली। तो होता क्या है कि ग्रास नली से मतलब कि मुंह से भोजन ग्रासनी से होता हुआ कहाँ पे आता है, ग्रास नली में जाता है। और जो ग्रास नली में क्या होता है, अब भोजन के बारे में देखिए ग्रास नली में होता क्या है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। लिखा गया है कि मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन
ग्रास नली में पहुंचता है। क्या हुआ है, मुख गुहा में, मतलब कि मुख में लार से, मतलब कि भोजन को लार से खींच खींच करके तो क्या कर दिए, उसे मिक्स कर दिया, लार से पूरा फेंट फाट दिए हुए हैं, ठीक है। और वहां से भोजन क्या होगा, घसीट करके, मतलब घसा करके नीचे तरह के घिसा करके कहाँ पर आएगा, ग्रास नली में आएगा। ग्रासनी से तो कहाँ आएगा, ग्रास नली में आ जाएगा। अब होता क्या है, ग्रास नली पहुंच गया। अब है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब तो भोजन क्या हुआ, ग्रास नली में आया, लेकिन होता क्या है कि जो ग्रास नली होता है ना, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि अब भोजन आमाशय पहुंचता है। अब भोजन क्या हुआ कि ग्रास नली से भोजन कहाँ पे पहुंचा, आमाशय में प्रवेश कर गया। अब हम लोग ये जाने कि आमाशय क्या होती है, आमाशय कैसी होती है, आमाशय में क्या क्या होता है, इन बातों को जानेंगे। आप लोग नाम सुनेंगे पेट, आमाशय का अंग्रेजी क्या होता है, एस्टोमक, या एस्टोमक बोलते हैं लोग पेट। पेट तो आप लोग हर की जानते हैं, ओ मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में पेन हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, पेट। पेट बल्कि आमाशय को ही बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि आमाशय क्या होती है। देखिए ये हमारा क्या होती है, आमाशय होती है। इसे इसका आप लोग चित्र देख लीजिए, ये हमारा आमाशय होती है। सेम इसी प्रकार हमारा आमाशय होती है, ठीक है, आपका बुक में भी दिया गया होगा। आगे है कि आमाशय यानी कि एस्टोमक यानी कि पेट। होता क्या है, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। एस्टोमक हमारा क्या है, चौड़ी यानी कि थोड़ा चमड़ाई भी है, और एक थैली जैसी रचना है, मतलब कि वह भोजन आता है तो ये हमारा क्या हो गया, अन्न कहाँ पर आकर के एकत्रित हो गया, यानी कि थैली जैसी रचना है। जब भोजन करते हैं तो भोजन ग्रास नली से होता है, मुंह गुहा ग्रास नली से होता हुआ आकर के इसी में स्टॉक होता है, जमा होता है पहले, ठीक है। क्या होता है, जैसी रचना होती है जो उदर गुहा से बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उदर गुहा से क्या होती है, शुरू होती है, और यह अनुप्रस्थ दिशा में मतलब कि तिरछी फैली हुई होती है। यह क्या हो गया, हमारा आमाशय हो गया। आमाशय क्या होती है, आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं तरफ से इस तरफ से क्या होती है, शुरू होकर के और अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई होती है। ये तो हो गया। देखिए आमाशय को हम लोग क्या, आमाशय हो गया, हम लोग आमाशय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, आमाशय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने मतलब इसके 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग, इसे बोलते हैं कार्डियक। यहाँ से यहाँ कि जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं फुंडिक, और जो सबसे नीचे वाला भाग होते हैं इसे बोलते हैं पाइलोरिक। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक भाग बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये हमारा क्या हो गया, आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक, बीच वाला भाग पाइलोरिक, जो सबसे नीचे वाला जो भाग, जो बीच वाला भाग होता है फुंडिक होता है, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो हमारा पाइलोरिक भाग होता है। ये तो हो गया, ठीक है। लिखा गया है कि आमाशय 3 भाग में विभाजित होता है। पहला कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, और बीच का भाग फुंडिक होता है। तो ये जान गए कि आमाशय 3 भागों में होता है, पहला कार्डियक, बीच का फुंडिक, और जो सबसे नीचे वाला जो सबसे पीछे वाला जो भाग होता है वो हमारा कौन सा भाग होता है, तो पाइलोरिक होता है। आगे है कि आमाशय में जठर ग्रंथियां, आमाशय ग्रंथियां होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि इस जो आमाशय होता है ना, इसमें अनेक ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां होती है। कहते हैं जठर ग्रंथियां, बोलिए उसे आमाशय ग्रंथियां। आमाशय में जो ग्रंथि होती है उसे जठर ग्रंथि भी आप बोल सकते हैं और आमाशय ग्रंथि भी बोल सकते हैं। जो करती क्या है कि जो क्या करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। जो कि क्या करती है, जठर रस का स्राव करती है, डाइजेस्टिव जूस का स्राव कर। जठर रस का हमारा एक एंजाइम होता है, डाइजेटिव करने वाले यानी कि पाचन करने वाले, भोजन को पचाने वाले एक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। जठर रस का स्राव करती हैं। ये तो हो गया। आगे है कि मनुष्य में लगभग प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, जो इंसान होते हैं, इनके जो आमाशय होते हैं यानी कि जो पेट होते हैं, इनकी आमाशय में लगभग 3 लीटर क्या होती हैं, 3 लीटर जठर रस का स्राव होते हैं। कितने, 3 लीटर जठर रस का स्राव होते हैं। किसमें, तो मनुष्य की आमाशय में कितने जठर रस का स्राव होते हैं, तो 3 लीटर जठर रस का स्राव होते हैं। यहाँ तक जान गए। आगे हम जानेंगे कि जो जठर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि मनुष्य की आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं,
कहने का मतलब हुआ है कि जठर रस यानी कि जठर रस या डाइजेस्टिव जूस को स्रावित करने वाली बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या कितने होते हैं, तो वह 3 होती हैं। पहला हमारा क्या होती है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। पहला को श्लेष्मा भी बोलते हैं और म्यूकस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होती है भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। पहला क्या होती है, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। और जो हमारा तीसरा होती है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। क्या होती है, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। क्या है, हमारे जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के होती हैं। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। यहाँ तक हम लोग दिए जठर ग्रंथियों के प्रकार। आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। हम लोग कल और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ताकि इस पार्ट को पूरी अच्छी तरह से समाप्त कर दे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।